स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसा चैनल? फिजिक्स का चैनल। फिजिक्स बहुत बेकार है। नहीं, फिजिक्स नहीं बेकार है। वैसे बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स नहीं बेकार है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, फैंटेसी सुनाओ, उसमें ये कहानी वो कहानी सुनाओ, वो इंटरेस्टिंग है। सर फिजिक्स की प्रॉब्लम बहुत बेकार होती, क्वेश्चन नहीं होता फिजिक्स का। कथा समझ में आ जाती, क्वेश्चन नहीं होता। क्यों नहीं होता क्वेश्चन, जरा वो सीखो। फिजिक्स के क्वेश्चन में क्या होता है, दो बातें इन्वॉल्व होती हैं। क्या दो बातें इन्वॉल्व होती, वो जरा मैं आपको बताता हूँ आज। इसमें क्या होता है, एक तो आपका एनिमेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप बोलोगे ये एनिमेशन कहाँ से आ गया मास्टर जी? इसमें आ गया एनिमेशन। तो एक तो एनिमेशन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरी समस्या है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये एनिमेशन और कैलकुलेशन है क्या भला? देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो जब तक उसकी फोटो दिमाग में, उसका चलचित्र दिमाग में नहीं चल जाता, एक इमेज नहीं चल जाती, तब तक वो क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। तब तक आप कर ही नहीं सकते एक्चुअली। जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, कोई सिचुएशन डिस्क्राइब की जाए, उसको आप सही से विजुलाइज कर लोगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। पहली बात। दूसरी बात, पता चला विजुलाइज किए बैठे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कैसे लगाएं, पता चला फॉर्मूला आ गया, कैलकुलेशन नहीं हो रही, इसमें मतलब साइन आ गया, कॉस आ गया, कैलकुलस आ गई, पता चला उसमें कुछ और बवाल आ गया। सर ये सब नहीं होता। स्लोप निकालना गया, नहीं होता। सर ग्राफ कैसे करें, मतलब सब स्वाहा। मतलब कैलकुलेशन नहीं आती। कैलकुलेशन के लिए थोड़ी मैथ आनी चाहिए। मैथ हाँ थोड़ी आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, बेसिक आनी चाहिए। तो वो आज बेसिक मैथ की हम बात करेंगे। जो ये वीडियो क्लास 11 के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के जो बीच में लाया हूं, ये मैथमेटिकल टूल की वीडियो है। मैं वही मैथ सिखाऊंगा जिसकी मुझे जरूरत है, जिसकी वजह से तुम पता लगा एनिमेशन बनाए बैठे रहते हो, कैलकुलेशन नहीं होती है। मैं पूरी मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो, तुम्हारी आंतें ऐसे सूख गई, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम बेसिक मैथ सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिक मैथ में कुछ बातें मैं बता देता हूं, वो मैं सीखूंगा। तो इसको मैंने 2 पार्ट में बनाया है। अभी एक पार्ट बाद में अपलोड करूंगा, ठीक है। तो 2 पार्ट में क्या क्या है, पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सबने पढ़ रखा है ये, ठीक है। 9th 10th में सबने पढ़ रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। हो सकता है पहली बार सुन रहे हो आप जीवन में, ठीक है। तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन सीखेंगे, इसके बिना बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। फिर हम सीखेंगे लॉगरिथम। क्या सीखेंगे? लॉगरिथम सीखेंगे। ये भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे पहली बार सुन रहे हों, लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। फिर हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या सीखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसी ने तो फिजिक्स बर्बाद कर रखी है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट जो वीडियो अपलोड होगा, वो जो पार्ट होगा वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। किसका होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, जिससे हमें आगे चल के फिजिक्स बिल्कुल हलवा लगेगी। हलवा समझते हो ना, वैसे लगेगी, ठीक है। फिर ये सीखेंगे जिसका तुम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, कैलकुलस सीखेंगे। अब कैलकुलस नाम दे दिया तो टेंशन मत लेना, मतलब बेसिकली हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन। क्या सीखेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन सीखेंगे। और क्या सीखेंगे हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन। तो हम लोग ये सीखेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखेंगे। राइटिंग मेरी बहुत बेकार है, लेकिन मुझे कोई घमंड नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, ये इतना सीखना है। तो ये सेकंड पार्ट वीडियो हो गई, ये फर्स्ट पार्ट वीडियो हो गई। तो आज मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा, ये सारी चीज़ें मैं सीखूंगा। इनकी PDF भी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देख लेना, समझे, पढ़ लेना। वहाँ क्वेश्चन होंगे, उसको भी कर लेना। और हाँ, जो नए आए हो सब्सक्राइब कर लो। क्यों? लगातार अच्छी वीडियोस में पोस्ट कर रहा हूँ। पूरा 11th पूरा 12th पढ़ा रहा हूँ, साथ में 11th के बच्चों का रिवीजन करा रहा हूँ, 12th के बच्चों का रिवीजन करा रहा हूँ, जो नीट का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लेना, ठीक है, अच्छा लगेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे फिजिक्स के लिए ज़रूरी है। पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़रूरत किसकी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ज़रूरत है रूट्स क्या होते हैं, क्या होता है सम ऑफ रूट, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। बस खाली मुझे ये 3 बातें सीखनी है, बाकी कुछ भी होता हो मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिजिक्स में इतने की ही ज़रूरत है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, मतलब a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, नॉन जीरो होगा। बाकी b c 0 हो भी सकते हैं, लेकिन जब भी होंगे ये रियल नंबर ही होंगे, ठीक है। अभी क्या है, हम बात करेंगे इसमें इसका रूट कैसे निकालते हैं। कैसे रूट निकालते हैं? तो देखो, इसको रूट निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक फैक्टर मेथड से होता है, ठीक है, मैं वो आपको बताता हूँ कैसे होता है। जैसे मान लो मैंने बोला x² - 5x
प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका कैसे रूट निकालेंगे। तो एक तरीका क्या, फैक्टर वाला मेथड। तो फैक्टर वाला मेथड हम पहले आपको बता रहे हैं, फिर बाद में हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 6x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इस 5x को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो कि उसका प्रोडक्ट 6x स्क्वायर आए, है ना, और सम -5x आए। तो हमने थोड़ा सोचा विचारा, ऐसा कर लिया। इसमें बहुत सारे बच्चे एक्सपर्ट होंगे क्योंकि 9th और 10th में सब पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x -3 आएगा, फिर यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो x -3 आएगा, 0 कर देंगे, फिर x -3 कॉमन ले लेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा सिंपल होके ये। तो इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर प्लेस करेंगे। तो एक बार x -3 0 होगा, एक बार x -2 0 होगा। तो जब x -3 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी 3, जब x -2 0 होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 2। तो ये दो रूट्स आ गए, और वैसे भी जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही रूट्स होंगे। तो यहाँ कितने रूट्स हो गए, 2 रूट आ गए। कौन कौन से, 3 और 2। तो ऐसा करना सबको पता होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम आपको एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, ये भी आपको पता है, लेकिन यहाँ हम फॉर्मूला बता रहे हैं। क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का। क्या होता है वो, x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, इसलिए मैंने x लिखा है। अब x1 x2 कैसे होगा वो देखेंगे अभी। x का कोफिशिएंट जो लिखेंगे वो -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac। ये ac और b क्या है सब आपको पता है। a जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट है, डिवाइड बाई 2a, ठीक है। अब आप सोच रहे हो दो रूट्स कैसे होंगे। देखो, एक बार अगर हम प्लस ले लेंगे तो x1 आ जाएगा, यहां पे प्लस ले लेंगे तो x1 आ जाएगा, b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। और एक बार क्या ले लेंगे, एक बार हम ले लेंगे माइनस, तो दूसरा रूट आ जाएगा, है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है जो तुम समझ ना पा रहे हो। तो ऐसे हमारे क्या आ जाएंगे, 2 रूट्स आ जाएंगे। क्या इसमें ये बात हो सकती है, ये किसी में भी लगाओ। हाँ, इस वाले मेथड का एक लिमिटेशन है, आपको फैक्टर निकालने में क्या है, आपको ये तोड़ना आना चाहिए जो ऐसा ना, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कुछ केसेस में। हाँ, ये पता हो तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी यहाँ यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी बात बताई थी हमने, क्या, सम ऑफ द रूट्स की। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिजिक्स में इसकी जरूरत बहुत पड़ती है, अभी मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तब भी वहाँ पड़ेगी। तो सम ऑफ द रूट मतलब इन दोनों रूट का सम क्या होगा, सम करके देखो तो ये सब ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये b/a आएगा माइनस का ना। तो वैसे भी आप हमेशा के लिए याद रखो, हो सकता है रूट ना निकालो, डायरेक्टली सम ऑफ द रूट लिखना हो तो क्या करोगे, x का कोफिशिएंट लिखो, फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखो, और आगे क्या लगाओगे, आगे यहाँ पे लगाओगे आप माइनस, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट हो जाएगा -b/a, ये हो जाता है सम ऑफ द रूट। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा। अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो क्या लिखेंगे, x1 x2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वाला टर्म डिवाइड बाय x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। इसको अब आप यहाँ पे फटाफट करके देखो, रूट्स हमारे ये आए थे ना, इनको हम x1 x2 बोल देते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट 6 आएगा ना। देखो प्रोडक्ट ऑफ द 6 आएगा ना, तो यहाँ पे करके देखो जरा, इससे कंपेयर करके, इस इक्वेशन को कंपेयर करके देखो, तो ये हमारा c है, ये हमारा हमारा पूरा क्या है, माइनस, ये पूरा मिला क्या है, ये b है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। तो अब आप देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ जाएगा, c 6 है, ये 1, तो 6 आ गया, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट 6 आ भी रहा था। सम ऑफ द रूट -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b/a क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, सम ऑफ द रूट 5 आ भी रहा है ना। तो आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट ऐसे देख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल और कराता हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, x स्क्वायर -3x -3 = 0, ऐसा एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में क्या है, ये वाला मेथड लगाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या है सम ऑफ द रूट, क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, खाली इतना ही पूछूं, तो आप पता है a की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करके देखो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है, -3 है, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वो भी -3 है। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा यहाँ पे, x1 + x2 क्या आएगा, -b/a, तो b की वैल्यू -3, माइनस प्लस तो 3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट फिर से वही c/a, तो -3 ये आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लो मैं रूट्स बोलता, रूट्स क्या होंगे, तो बेस्ट तरीका है इस फॉर्मूले में वैल्यू भर के सॉल्व कर लो। b की वैल्यू -3, तो ये 3 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस b स्क्वायर मतलब 9, माइनस क्या जाएगा, -4ac, तो -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -3, डिवाइड बाई 2a, 2 × 1,
तो सॉल्व करके कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 12, 21, सो 3 प्लस रूट ओवर 21 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा। ये मेरा x1 आ जाएगा, तो x2 क्या हो जाएगा डायरेक्टली, ये सब तो चेंज होगा नहीं है, चेंज तो खाली यही माइनस का होगा, रूट 21/2 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा दूसरा रूट। देखो अब यहाँ पे फैक्टर करना आपके लिए डिफिकल्ट था, ठीक है ना, तो आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल रट लो, इसको रट लो और इसको रट लो। तो 3 बातें मुझे ये बतानी थी, बस यही इंपॉर्टेंट था और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिक्स के हिसाब से यही 3 बातें हमें सीखनी थी, ये मैंने आपको सिखा दी। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वहां से क्वेश्चन ले लेना और उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन की। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगभग हर चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन आपको नहीं आती होगी करनी तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को मिस कर जाओगे, पता चला आपका रिजल्ट आएगा लेकिन आपको उस फॉर्म में लिखना नहीं आएगा जिस फॉर्म में वो चाहिए, ठीक है। तो है क्या, ये मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो कभी कुछ ऐसा रिलेशन लिखा हो 1 + x की पावर n, ठीक है, बाकी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं कैसे होता है क्या होता है, मैं आपको खाली ये ओपन करके बता रहा हूं। मैथ वाले बच्चे आगे सीखेंगे ही और जो बायो वाले बच्चों को ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो इसको अगर हम ओपन करें तो ये ऐसा आता है 1 + nx आता है, यहाँ पे आता है 1 प्लस ये nx हो गया, फिर क्या आएगा n × n - 1, n × n - 1 x² डिवाइड बाई 2 आता है। फिर क्या आता है यहाँ पे, ये होता है n - 1 n - 2 x³ डिवाइड बाई 3 × 2 आता है। फिर आगे हम जब इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, n - 1 n - 2 n - 3 ऐसे लिखते चले जाते हैं, ये x⁴ हो जाता है डिवाइड बाई 4 3 2 ऐसा लिख दिया जाता है। और ये यही नहीं रुकता है, ये कार्यक्रम आगे ऐसे चलता चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे एक ये जो है इसको ऐसे हम ओपन करते हैं, ठीक है, ऐसे इसको ओपन कर देते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेशन का क्या लफड़ा है, देखो अगर मेरे पास x की वैल्यू मान लो 2 हो तो x² कितना होगा, 4 होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू मान लो मेरे पास 0.01 है, सो x² क्या होगा, 0.0001। मतलब अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी, 1 से छोटी होगी तो वैसे ही स्क्वायर करोगे तो और छोटा है, लेकिन अगर बहुत छोटी होगी तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, और 1 से बड़ी होगी तो बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो कह क्या रहे हैं, अगर इफ x इज मच मोर लेस देन 1, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत कम है तो क्या होता है, तब हम जो बड़े वाले टर्म होते हैं, बड़े वाले टर्म कौन कौन से, x² के, x³ के, तो और छोटे होते चले जाएंगे ना, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, इनकी हम कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हैं, इनको हम रिजल्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1 + x की पावर n जो है, ये जो नंबर है ये ऐसा जो है, ये जो है इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ऐसे लिखेंगे। ये अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू की वैल्यू होती है, ये आएगा 1 + nx लिखा जाएगा। अब आपको रटना क्या है, देखो ये जो पावर होती है ना, इसको आगे कोफिशिएंट बना के लिख देते हैं, बस इतना याद रखना है। क्यों, क्योंकि अब ये देखो अगर मान लो x की वैल्यू 0.01 रही होगी तो ये तो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इसका क्यूब तो और पतला डेसिमल में और लगता चला जाएगा, बहुत छोटा होता चला जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। अगर मान लो मैं बोलूँ y है 1.01, इसकी वैल्यू है 5, इसकी पावर निकालनी है आपको। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, एग्जाम में अगर आ जाए तो बहुत टाइम लगेगा। सॉल्व कैसे करोगे, इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें ये है हमारा x, कंपेयर करके देखो तो ये हमारा x बन रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 5 × ये। और आप अपने मोबाइल में ये कैलकुलेशन चेक कर लो, वीडियो पॉज कर दो और अपने मोबाइल में कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेट करके ये यही आता होगा, लगभग 1.05 ही आता होगा लगभग। कैलकुलेट करके देख लो, आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करके देखो 1.05 ही आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसी को मल्टीप्लाई करो 5 बार तो बेवकूफ़ी तो होगी, है ना। इसी में मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। क्या एग्जाम्पल, अगर मान लो y = बोलूँ 1 - 1 + x/a raised to the power n, और क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि x की वैल्यू a से बहुत छोटी है, मतलब a बहुत बड़ा है, या फिर बोला जाए x/a की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है,
दोनों बातें सेम ही हैं। मैथमेटिक्स में जो बच्चे नहीं ज़्यादा स्ट्रांग हैं उनको दोनों चीज़ें अलग अलग लगेंगी, लेकिन ध्यान से देखो तो एक ही बात हो गई, ठीक है ना। क्योंकि x बहुत छोटा होगा तो x बाई ए बहुत ही छोटा आएगा a के रिस्पेक्ट में ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, ऐसे। अप्रॉक्सीमेशन क्यों लगाया, क्योंकि हमने कहा ये बहुत छोटा है तो हमारा वो कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली है जिसमें हमें लगा था ये वाली चीज़, अंदर वाली चीज़ जो होती बहुत छोटी होती, तो क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट बना देते ना, ऐसा कोफिशिएंट बना देते हैं। तो इसको जब सही से लिखेंगे तो क्या आएगा, y इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का nx बाई ए, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये लिखना आना चाहिए। सोचो, पता चला आपको ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन नहीं आता, आपने पता चला आंसर निकाल के रखा है, ये ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है, आपका गलत हो गया। जबकि सब कुछ सही किया है, तुमको छोटी सी बात नहीं पता थी और ऑप्शन में ये दिया था और आप ये ढूंढ नहीं पा रहे थे, है ना। तो इसलिए ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और मान लो कहीं इस तरह की कैलकुलेशन फंसी हो तो पता चला आपसे हो ही नहीं रही, जबकि कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन यूज करके ना। हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम, जिसको बोलते हैं लॉग। लॉग फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है, केमिस्ट्री और मैथ में भी खूब यूज होता है। 11th के बच्चों को लॉग में बहुत दिक्कत होती है ना। लॉग आया कहाँ से, करेगा क्या, ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन उतना ही जानेंगे जितने की जरूरत है। लॉग पढ़ने से पहले हम इंडिसेस पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसी से मैं आपको बताऊंगा लॉग आया कैसे, है ना। चलो देखो जरा इंडिसेस। अगर मैं बोलूँ 16 लिखा है तो 16 को हम लोग 2 की पावर 4 पढ़ते हैं ना, है ना। 8 लिखा है तो क्या पढ़ते हैं, इसको 2 की पावर 3 पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। 16 इंटू 8 को क्या पढ़ते हैं हम लोग, 128 पढ़ते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, और ये क्या जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इसको डिवीजन करो तो 16/8 लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। 2 की पावर 4 हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे पावर 1 आ जाएगी। कुछ समझे आप, क्या समझे। लॉग जो है मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, इंडिसेस में अभी पढ़ो, लॉग नहीं इंडिसेस में पढ़ो। क्या है, देखो यहाँ पावर का सम हो रहा था, यहाँ पे डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन हो रहा था। इसी पावरफुल बात को, इसी धांसू बात को क्या करेगा, लॉग यूज करेगा, ठीक है। अब जरा मैं बार बार पावर चल रहा हूँ, है क्या ये चीज। जैसे मैं लिखता हूँ a की पावर x इज इक्वल टू, मान लो मैंने m लिखा, ये ऐसा लिखा मान लो, तो जो ये x है ना, ये x, इसी को हम बोलते हैं पावर, इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पावर, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। तो इसको अगर हम लॉग में लिखें तो नोटिफिकेशन क्या लिखा जाता है, लॉग, बेस यहां लगाते हैं और यहां पे क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, इसकी वैल्यू x के बराबर होती है। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। मेन हमें किस में काम करना था, पावर में काम करना था, क्वोशिएंट में काम करना था, इंडेक्स में काम करना था। इसीलिए हमने क्या किया, यहां पे पावर को इधर लिख दिया, ऐसा लिखा जाएगा। ये जो बेस है ना, ये बेस कई तरह के हो सकते हैं। ये जो बेस है, बेस हमारा 2 भी हो सकता है, बेस हमारा e भी हो सकता है, एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे होता है ना, ये हमारा 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन में होता है, हमें जरूरत नहीं है। e और 10 की हमें बात करनी है। e जब कभी भी log बेस e, ये log बेस 10 लिखा होगा तो इसको हम log भी लिखेंगे तब भी log बेस 10 ही समझेंगे। अगर कहीं log बेस e लिखा है तो इसको हम ln समझेंगे। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसको बोलते हैं कॉमन लॉग, ये कॉमन लॉग है, समझ में आया। एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं जरा देखो, जरा ध्यान से। अगर कहीं लिखा हो लॉग, ठीक है, बेस 10 और कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर लिख रखा है हमने a, ठीक है, ऐसा लिखा है, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा लॉन, ठीक है, या लॉग बेस e a, ऐसा लिखा जाएगा, समझ में आया। तो लॉन a लिखा हो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात हो गई, ठीक है। तो आओ मैं कुछ बातें बताता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं a की पावर 1 इज इक्वल टू a आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ log
बेस ए होगा और यहाँ a होगा तो वैल्यू 1 आएगी। ये तो मतलब हुआ। इसी से मिला के देखो आप फटाफट। अगर कभी आपको ऐसा मिल जाए क्या, किसी की पावर 0 तो ये 1 लिखा जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, लॉग बेस a 1 इज इक्वल टू 0। मतलब किसी का बेस अगर मान लो a हुआ, मतलब कोई बेस है a हो e हो कुछ भी हो, 1 है, कोई वैल्यू 1 है तो उसका लॉग की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। क्यों, इसी बात से तो आ रही है। समझ में आया नहीं आया? अब हम लॉग में कुछ कुछ बातें और कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो 2 नंबर, कुछ नियम ही समझो इसको, 2 नंबर हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, m इंटू n लिखा था, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, लॉग बेस a m प्लस n। ठीक है, इनको ऐसा लिख सकते थे। मल्टीप्लिकेशन को हम एडिशन में लिख सकते थे। कितनी आसान बात हो गई। अगर मैं लिखूं लॉग a और m की पावर मान लो p लिखी हो, इसका मतलब क्या है, m को मैंने p बार मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब मैं क्या है, लॉग में m को मैं p बार ऐड करूंगा, m को मैं p बार क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, p टाइम्स हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो पावर होगी वो कोफिशिएंट बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा दूसरा नियम हो गया। इसको नियम समझो चाहे जो समझो आप, ठीक है ना, लेकिन ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब तीसरी बात, अगर हम डिवीजन की बात करें, लॉग a m बाई n लिखा होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, लॉग, अब देखो यहाँ बेस 10 भी हो सकता था, e भी हो सकता था, 2 भी हो सकता, कोई भी बेस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? अगर मान लो कभी ऐसा लिखा हो, ये लॉग a है और ये m है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, लॉग, ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन करके लिखेंगे ना, 1 अपॉन लॉग, ये m हो जाएगा, ये a हो जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब तुम सोचोगे ये कैसे आया, ठीक है, ये यहीं से आ गया, ठीक है, ये यहीं से आ गया, इस तरीके से ही आ गया। ठीक है, तो डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, कोशिश करोगे समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा कमेंट करना, मैं रिप्लाई करके बताऊंगा। वैसे पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, पीडीएफ में भी मिल जाएगा आपको। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, तब मैं रिप्लाई करूँगा, पता भी चले देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, है ना। अगर मान लो कोई बेस है a और ये क्वांटिटी है m, मुझे बेस चेंज करना है। बेस कैसे चेंज करेंगे, इससे मतलब इसको बेस e बनाना है, तो इसको e लिखेंगे, m लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग e लिखेंगे, a लिखेंगे, तो ऐसे बेस चेंज हो जाएगा। तो ये इतने नियम हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, इसको यूज करके हम बहुत बढ़िया से अपनी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। अब लॉग का बेसिक क्या है कि एडिशन बना देता है, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन बना देता है, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन बना देता है, स्केलिंग कर देता है। अब तुम सोचो कि स्केलिंग क्या होता है। स्केलिंग मतलब यहाँ पे स्केल डाउन की बात करेंगे, स्केल डाउन कर देता है। कैसे कर देता है वो हम आपको बता ही देते हैं। ध्यान से देखो, बहुत छोटी सी बात है और ये अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, मैं बेस 10 की बात कर रहा हूँ, मतलब a की वैल्यू अगर मैं 10 लूँ, 10 लिखूँ और यहाँ पे 1 लिखूँगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा log 10, यहाँ पे लिखूँगा log 10 और ये भी 10 रहेगा। और जब एक ही जैसा वैल्यू होता है तो 1 आता है ना, ये देखो 1 आता है, पावर 1 है तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं 2 लिखूँ तो यहाँ पे, तो आपको पता है 10 की पावर 2 है, ये भी 10 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसकी 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। लिख के दिखा दूँ यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे क्या है, ये 10 है, यहाँ पे क्या है, ये 10 है, ये पावर क्या है 2 है, तो ये कोफिशिएंट बनेगा और ये 10 रहेगा, ये क्या रहेगा 10 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब पावर में ऐसी वैल्यू आ जाएगी, पावर वाला कोफिशिएंट बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये 2 हो जाएगा। तो अगर 1000 होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 1000 मतलब 10 पावर 3, क्या बन जाएगा 3, 10 पावर 4 मतलब 10,000 तो बन जाएगा 4। मतलब 0 से लेके 10 तक की वैल्यू को ये 0 से 1 में रिड्यूस कर देता है, 10 से लेके 100 तक की वैल्यू को 1 से लेके 2 के बीच में रिड्यूस कर देता है। ये स्केल डाउन हुआ कि नहीं हुआ। 1000 से लेके 10,000 के बीच की वैल्यू को 3 से लेके 4 के बीच में रिड्यूस कर देता है। तो कितनी अच्छी बात हो गई। तो इसको यूज करके हम बहुत सारी बड़ी वैल्यूज को छोटी वैल्यू में रिड्यूस कर सकते हैं। ये एक फायदा है लॉग का। ठीक है, तो आप ऐसे किसी की भी वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ लॉग की वैल्यूज लिख के देता हूं, ये याद कर लो। ये log 2 की वैल्यू, log 3 की, log 5 की, log 7 की। अब मैंने यहाँ log 2 लिखा है, इसका मतलब क्या, बेस 10 है, ये बेस 10 है, ये बेस 10 है, ये बेस 10 है, ये वैल्यूज हैं। अगर आपको इतनी वैल्यूज पता हो मोटा मोटा, ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू लगभग निकाल सकते हो। कैसे, देखो, अगर मैं बोलूँ log में 4 की वैल्यू बताओ क्या आएगा, तो log 2 पता है तो log 4 निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं। कैसे, log 2 की पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ log 2,
log 2 कितना था मेरा ये, तो log 4 कितना हो जाएगा मेरा, ऐसा हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर यूज करके, है ना। अगर मुझसे पूछा जाए log 6 की वैल्यू बताओ, तो log 6 को क्या लिख सकते हैं, log 3 इंटू log 2, मतलब log 3 प्लस log 2। तो log 3 कितना है मेरा ये, log 2 कितना है ये, तो इन दोनों की वैल्यू को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7 7 8 1, ये आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं log 21 बताओ कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 7, तो 3 और 7 की वैल्यू जोड़ दो। अगर मैं बोलूं log 12 कितना हो जाएगा, log 12 मैं पूछ लूं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log 2 की पावर 2 इंटू 3, तो log 2 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log 2 की वैल्यू प्लस log 3 की वैल्यू, ठीक है। तो log 2 की वैल्यू रखो यहां पे, log 3 की वैल्यू रखो यहां, तो log 12 आ जाएगा। अब बोलोगे 13 कैसे आएगा, अगर आपके पास 12 आ गया तो 13 की वैल्यू 12 मतलब 13 निकालना है तो 12 और 14 के बीच की होगी, तो लगभग तो बता ही सकते हो ना। तो ऐसे आप कोई भी वैल्यू बता सकते हैं, लगभग सारी वैल्यूज बता सकते हैं। तो ये वैल्यू याद कर सकते हो आप और वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, केमिस्ट्री में पड़ती है, यहाँ फिजिक्स में भी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स में ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, है ना। और जब कभी भी हम अभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ लॉग बेस 10 नहीं यूज़ करेंगे, लॉग बेस ई यूज़ करेंगे, इस बात का भी ध्यान आप रखना, ठीक है। तो इतना ही हमें लॉग में बताना था, बाकी कोई खास जरूरत है नहीं लॉग की। हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री बच्चे 9th-10th में भी पढ़ के आते हैं, फिर भी मैं फटाफट वो बातें रिवाइज करा देता हूँ, वो बातें बता देता हूँ जिसकी हमें ज़रूरत है। कहाँ पे, फिजिक्स में, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एंगल ही बता देता हूँ, एंगल क्या होता है। देखो एंगल क्या होता है, दो रेज अगर ऐसे हों तो उनके बीच का ये जो होता है इसको हम एंगल बोलते हैं, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये वर्टेक्स हो जाता है ना, सबको पता है ना। ये रे हो जाती है 1 और ये क्या है रे 2, तो ये जो बन गया है इसको हम बोलते हैं एंगल। अब एंगल कैसे नापते हैं, कैसे मेज़र करते हैं, इसके लिए क्या किया गया, एक सर्किल बनाया गया, ठीक है। समझाने के लिए बता रहे हैं हम, ये सर्किल बनाया गया, इसको यहाँ से ऐसे हम मान लो यहाँ से यहाँ तक घूम गए तो एक रे ये हो जाएगी, एक रे ये हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं रेडियस। और ये जो एल लेंथ मूव कर गया ए से लेके बी तक, ठीक है, इसको हम बोल देंगे आर्क, ठीक है। और ये जो बन गया इसको क्या बोल देंगे हम, एंगल। तो ये 2D में एंगल बन गया। तो यहाँ जो एंगल आएगा, जो थीटा आएगा, वो थीटा क्या आएगा, आर्क बाई रेडियस, ठीक है। और ये क्या होती है, यूनिट किसमें होती है, रेडियंस में यूनिट होती है इसकी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, L बाई आर रेडियन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आर्क है, ये इतना बड़ा आर्क है और ये इसको हम बोलते हैं रेडियस, तो आर्क बाई रेडियस, ये एंगल हो जाता है, ठीक है। इस एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं और डिग्री में मेजर करते हैं। तो आपको पता है क्या कि ये पूरा एक राउंड घूमेगा, एक राउंड घूमेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा एक राउंड घूमेगा तो 360 डिग्री घूमेगा, है कि नहीं। तो पूरा एक राउंड घूमेगा तो 360 डिग्री घूमेगा। तो जब ये 360 घूमेगा तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L आर्क 2 पाई आर, और ये क्या हो जाएगा आर, ठीक है। तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो इसको हम बोलेंगे 2 पाई रेडियन। ये क्या आ गया, 2 पाई रेडियन। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री बोल देते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, मतलब 180 डिग्री का जो आर्क होगा वही पाई रेडियन के आर्क के बराबर होगा। तो ये क्या है, ये कन्वर्जन ऑफ एंगल है, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूं, कहां पे, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी यूनिट डायमेंशन की, वहां, इसलिए मैं इसको फटाफट बता रहा हूं। तो 180 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे, पाई 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन आया कहां से, देखो 360 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर पेरीमीटर, आर्क यही तो 2 पाई आर की होगी ना, आर से आर डिवाइड करो तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो मतलब पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री का जो आर्क होगा वो कितने रेडियन के बराबर होगा, पाई बाई 180 के रेडियन के बराबर होगा। पाई की वैल्यू जैसे तुम रखते हो वैसे ही रखना। अगर मैं बोलूँ थीटा डिग्री का जो आर्क होगा वो कितने रेडियन के बराबर होगा, पाई इंटू 180 इंटू थीटा रेडियन के बराबर हो जाएगा। इसीलिए तो हम बोलते हैं, जैसे मान लो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री क्या बोल सकते हैं, पाई डिवाइड बाई 180 इंटू 60, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। ऐसे आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं,
ठीक है। एंगल को कन्वर्ट करने का एक यूनिट सिस्टम और भी होता है, उसको बोलते हैं मिनट्स में। तो 1 डिग्री को हम बोलते हैं, 1 डिग्री एंगल जैसे हुआ, ये मालूम है 1 डिग्री एंगल है, तो इसको हमने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट कितने के बराबर हो गया, तो ये 1 डिग्री का दिया था, इसको 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये जो छोटे छोटे एक एक पार्ट है ना, इसको 1 मिनट बोलते हैं, तो ये 60 मिनट के बराबर जाएगा। 1 डैश मतलब होता है 1 मिनट, तो मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा, मतलब 1 मिनट अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री डिवाइड बाई 60। 1 डिग्री के 60 पार्ट किए थे ना, तो 1 मिनट में कितने एंगल हो गए, इतना हो जाएगा। अब 1 मिनट में कितना हो जाता है, 1 मिनट में हो जाता है 60 सेकेंड्स। मतलब अब आपको मैं बोलूं कि जैसे इसको हमने डिवाइड किया ऐसे 60 पार्ट में डिवाइड किया, तो जो एक पार्ट आया इसको 1 मिनट बोलेंगे, इसके भी 60 पार्ट कर दो, तो एक पार्ट जो हो जाएगा वो 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो ये 1 डिग्री का 1 मिनट का जो पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 60 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे भी कन्वर्ट कर देते हैं हम, ठीक है ना, ऐसे भी। तो ये एंगल के कन्वर्जन की बात हो गई, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब हम खैर मेन बात पे आते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में ज़रूरत पड़ेगी जिसकी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, यहाँ पे देखते हैं जरा, ऐसे हम यहाँ पे जो ज़रूरत का वही बता रहे हैं, बाकी सब कुछ छेड़ ही नहीं रहे हैं। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मान लो मैं इसको थीटा बोल देता हूँ, तो सामने वाले को मैं परपेंडिकुलर बोलूँगा, लगे वाले को बेस बोलूँगा, और इसको मैं हाइपोटेन्यूज बोलूँगा, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अगर हम बात करें साइन थीटा की तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अब कॉसेक थीटा की बात करें तो इसका उल्टा, कॉसेक थीटा जो हो जाता है वो जाता है 1/sin थीटा, मतलब हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, कॉस का उल्टा, तो हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। कॉट थीटा जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, टैन थीटा का उल्टा, टैन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, कौन परपेंडिकुलर कौन बेस बना ये तो आपको पता ही चल गया है ना। अब यहाँ पे सबसे अहम बात क्या है, ध्यान से सुनना, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर मान लो मैं इसको 37 डिग्री बोलता हूँ, तो ये 90 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये मेरा मान लो इस एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमारा आएगा 3, ये हमारा आता है 4, ये आता है हमारा 5 लेंथ। इनकी लेंथ इतनी होती है, ये कितना हो जाता है 4 का, ये कितना हो जाता है 3 का, ये कितना होता है 5 का। अगर ऐसा अगर आप ट्रायंगल बनाओ, इस तरह का ट्रायंगल बनाओ, तो ये वाला एंगल 37 होगा, ये वाला 53 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं साइन की वैल्यू कितनी है, साइन 37 की वैल्यू कितनी है, तो साइन 37 की अगर हम बात करें तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर बनेगा एंगल सामने वाला तो 3, और ये हाइपोटेन्यूज बनेगा 5। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ साइन 53 कितना है, तो एंगल कौन है मेरा, ये एंगल, तो इसके सामने वाला कौन है, ये, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा बड़ा वाला, ऐसे। अगर मैं बोलूँ cos 37 की बात करूं तो क्या लिखूंगा, cos 37, तो ये मेरा ये वाला एंगल है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर से लगा वाला बेस, तो 4/5, ठीक है। अगर मैं बोलूं cos 37 तो cos 53 बोलूं तो cos 53 बोलो तो ये वाला एंगल है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये वाला बेस बन जाएगा 3/5। सेम tan की बात करें तो tan 37 की बात करें तो tan 37 की बात करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये सामने वाला परपेंडिकुलर 3/4, ठीक है। और अगर मैं tan 53 की बात करूं तो क्या लिखा जाएगा 4/3। ये वैल्यूज मैंने जानबूझ के बताई हैं, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में। फिजिक्स में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, जो नीट में हो या जेईई मेंस हो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि बहुत कॉमन सा साइड है जो बहुत सारे टेक्स्ट बुक में यूज किया जाता है, इसलिए इसको आप रट लेना, ठीक है। समझ में तो आएगा कौन सी वैल्यू क्या है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने लिख दिया है पूरा बात, है ना। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी लिखने आते हैं, क्लियर है। अब मैं कुछ और बात बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान से सुनो। अगर एंगल छोटा हो तब क्या होता है, अगर एंगल बहुत छोटा होता है, एंगल बहुत छोटा हो तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। लेकिन ये हमेशा नहीं, फॉर स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल की बात करें तो कितना तक, मान लो 5, 6, 7 डिग्री तक, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उससे ज़्यादा में डेविएशन ज़्यादा आएगा। अब बोलोगे आप ये लिखा कैसे आपने, ठीक है, इसी राइट एंगल ट्रायंगल से लिखा। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ ये मेरे पास ट्रायंगल है, ये बड़ा है ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। क्या आप बोल सकते हो कि बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर है, नहीं बराबर है, बहुत बड़ा एंगल है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं तो बहुत छोटा सा बनाया मैंने ऐसा, और यहां पे बोलूं कि ये मेरा हाइपोटेन्यूज है,
तो ये एंगल थीटा है, ये तो मैंने बड़ा बना दिया और छोटा कर सकता हूं, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। अब बताओ इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी, इस वाले की जो लेंथ होगी, इसके लेंथ के लगभग लगभग बराबर होगी कि नहीं होगी? ठीक है, जितने ही पास आते चले जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। अगर मैं बोलूं कि ये और छोटा कर दूं, इतना छोटा कर दूं, और छोटा कर दूं, बहुत छोटा कर दूं, हो सकता है आपको दिखे भी ना, ठीक है, और ये ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये जो लाइन होगी ये और बिल्कुल पास से जाएगी। तो देखो ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ और बराबर होती चली जाएगी। मतलब जितना हम इस एंगल को छोटा करते चले जाएंगे, ठीक है, इसको जितना छोटा करते चले जाएंगे, तो फॉर स्मॉल थीटा, जब थीटा बहुत छोटा होगा तो हमारा जो बेस होगा वो लगभग लगभग हाइपोटेन्यूस के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो जब हम यहां पे लिखने जाएंगे क्या, जब हम लिखने जाएंगे साइन थीटा, तो लिखते क्या हम लोग साइन थीटा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस। जब ये बेस के बराबर तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो इसका मतलब क्या हो गया? साइन थीटा को हम लगभग लगभग टैन थीटा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो अब बच्चे पूछेंगे कि थीटा का है लिख सकते हो आप, और ये थीटा रेडियन में ही लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसको थीटा कैसे लिख सकते हो, इसको समझाने के लिए हम सर्किल बना देते हैं आपके लिए। ऐसा सर्किल है मान लो, ठीक है, ये है। अब आप यहां पे हो और यहां पे चले जाओ, तो जो आर्क की लेंथ होगी वो कर्व वाली होगी, ऐसे ये आर्क जो होगा ये कर्व होगा, ये कर्व ऐसा कर्व होगा, और इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन ये ऐसे होगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये कर्व लेंथ डिफरेंट होगी इस जोड़ने वाली लाइन से, होगा नहीं होगा? समझ में आ रहा होगा? लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत छोटी लेंथ की बात कर रहा हूं, यही की बात कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधा होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, ये ऑलमोस्ट सीधा होगा कि नहीं होगा? और ये यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? इससे पहले अगर हम बात करते, इससे पहले जब ऐसे जो बनाया था, अभी आपको ऐसे बना के दिया था, ये यहां था, यहां पहुंच गए थे, तो इन दोनों एंड को ज्वाइन करने में क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनता? नहीं बनता। लेकिन जब बहुत छोटा होगा, तो अगर मैं इसी जगह पर बात कर लूँ, तो इसको जोड़ूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा, ये इतना क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा हाइपोटेन्यूस। तो जो बेस होगा वो लगभग लगभग हाइपोटेन्यूस के बराबर होगा, मतलब लगभग के बराबर ही होगा, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेडियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर जो तुम्हारा होगा यही तुम्हारा आर्क होगा, यही तुम्हारा जो एल था, अभी आर्क निकाला था, वही आर्क के बराबर हो गया। तो जब यहां थीटा लिखते हो, थीटा क्या लिखते हो? आर्क बाई रेडियस, ये लिखते हो ना, आर्क बाई रेडियस लिख देते हो। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल बाई आर लिखते हो, तो ये क्या लिखा जाएगा? पी डिवाइड बाई एच बोलो या बी बोलो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर आ जाएगा। इसीलिए मैंने क्या लिखा था? यही तो साइन था, यही तो टैन था, इसीलिए इसको बराबर लिख दिया था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि छोटे थीटा के लिए, स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। अब आप खुद चेक कर लेना चाहे, साइन में 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी, 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी, ये जो साइन में 1 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो निकालना आप, ठीक है। और 1 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट किए देता हूं, 1 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट किए देता हूं 180 इंटू पाई, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी, ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, ठीक है, ये दोनों वैल्यू बराबर आएंगे। टैन में भी यही होगा, टैन 1 डिग्री लिख लो, ठीक है, ये 1 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वही क्या आएगी? बराबर आएगी। पाई की वैल्यू 20/7 रख लेना, 22/7 रख लेना, ठीक है ना। 2 में भी यही आएगा, 3 में भी लगभग यही आएगा, 4 में यही आएगा। जितना जितना वैल्यू बढ़ते चलाओगे डेविएशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो छोटे एंगल के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ये मैंने बताया जानबूझ के, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको डिटेल में समझा दिया आपको। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज की बात करते हैं। फॉर्मूले में बच्चे पूछते हैं सर आया कहाँ से? देखो आया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला है क्या, इसको हम यूज़ कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आया कहाँ से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके चक्कर में मत फंसो। अभी आप खाली ये देखो ये फॉर्मूला है क्या। जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो और कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, हमेशा 1 आती है। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। और कहीं अगर लिखा हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू आएगी कॉस 2 थीटा, ये भी आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, मैं इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके बाकी के 2 फॉर्मूले बनाने वाला हूं। जरा देखो कौन सा। अगर मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लाके अगर मैं यहाँ रख दूँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा हो जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकता था, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लाके रखता तो क्या जाता, 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। इन दो फॉर्मूलों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। आए कहाँ से? यहाँ से। तो मैं ये रटने के बजाय कहूँ ये रट लो, तब भी आ जाएगा आपका, है ना। तो आपको ये पता होने चाहिए, चारों के चारों फॉर्मूले बिल्कुल रटे होने चाहिए। कोई भी सोते जागते भी पूछे तो बता दो, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। कहाँ से आया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट में ये बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब कहाँ से आने की ज़रूरत है तो मैथ में अभी पढ़ाया जाएगा, आपको वहाँ सीख लेना। अब मैं बात करूँ यहाँ पे एक और फॉर्मूले की बात करता हूँ। साइन में साइन ए प्लस माइनस बी की, ये कैसे ओपन करते हैं ये। तो इसके लिए क्या, देखो यहाँ प्लस माइनस लिखा है मैंने, यहाँ क्या लिखा? प्लस माइनस लिखा है, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा? साइन ए कॉस बी। प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस लगाते। अगर साइन ए प्लस बी होता तो यहाँ प्लस ही लिखते, ए माइनस बी होगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे। क्या हो जाएगा? कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब इसी में देखो मैं साइन 2a आपको समझा देता हूँ। साइन 2a क्या हो जाएगा? मतलब b की वैल्यू 1 कर दो तो a प्लस बी हो जाएगा ना। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन ए कॉस ए हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए रहेगा, साइन बी रहेगा, ये साइन बी की जगह भी ए ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए बन गया। समझ में आया नहीं? आ गया। b की जगह भी a कर दो, देखो कॉस ए साइन ए, यहाँ कॉस ए साइन ए, बीच में प्लस, तो ये आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी बहुत यूज होता है, ठीक है। और ये खैर फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब हम यहां बात करें कॉस ए प्लस माइनस बी का। यहां पे अगर लिखा हो तो कैसे लिखते हैं? तो लिखते क्या है हम यहाँ पे? कॉस ए लिखते हैं, कॉस बी लिखते हैं। याद भी आपको रहेगा, मैं बता देता हूँ कैसे याद रहेगा आपको। यहां लिखोगे क्या लिखोगे? साइन ए लिखोगे, साइन बी लिखोगे। पता है अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ए और बी दोनों को कर दूँ थीटा और यहाँ कर दूँ बीच में प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस था तो माइनस लिखा था ना, देखो प्लस था तो क्या लिखा था? यहाँ माइनस लिखा था, माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। खुद देखो कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या आई है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए कॉस कॉस में था, साइन साइन में था। समझ में आया? ए और बी की वैल्यू थीटा रखो, ए और बी की वैल्यू थीटा रखो, बीच में प्लस रखो तो 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। इतने फॉर्मूले की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ये आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होगा? जैसे मान लो पूछूं मैं, बताओ साइन 75 की वैल्यू बताओ, साइन 75 की वैल्यू बताओ, तो इसका यूज़ कर लेंगे। साइन 75 मतलब क्या हो गया? साइन 75 अगर कोई हमसे पूछे साइन 75 डिग्री कितना होता है, तो हम बोलेंगे साइन 30 प्लस साइन 45, ये ऐसे रहेगा ना। तो साइन 30 प्लस 45 का हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 30 रखो, 45 रखो, 30 रखो, 45 रखो, बीच में प्लस रखो, सॉल्व कर लो, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल के कमेंट करना, ठीक है। साइन 75 वैल्यू यहाँ से निकाल के कमेंट कर देना। समझ में आया? ये यूज़ है। अगर मैं पूछता साइन 15 कितना होता है, तो मैं क्या बोलता? साइन 45 माइनस 30। तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? ये बीच का माइनस यूज़ कर लेते हैं। यहाँ 45 है 30, तो यहाँ 45 30 45 30 बीच में माइनस यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू भी कमेंट करना, जिससे पता चलेगा कि आप देख भी रहे हो वीडियो, है ना। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले और भी हैं, उनको देखते हैं हम। जैसे लिखा हो यहाँ पे साइन ए प्लस माइनस साइन बी, ऐसा लिखा हो तो क्या होगा? तो यहाँ लिखा जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। देखो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस यूज़ कर लो यहाँ पे, ठीक है। और कॉस में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ए माइनस प्लस यूज कर लो, b बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या लिखा जाए? 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। अगर साइन a माइनस साइन b होगा तो क्या लिखा जाएगा? 2 साइन a माइनस बी बाई 2 कॉस a प्लस बी बाई 2। अगर ये फॉर्मूला यहाँ हो कॉस a प्लस कॉस b, तो यहाँ फॉर्मूला आएगा 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2, ये आएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन कॉस a माइनस कॉस b होगा तो ये जो फॉर्मूला होगा ये लिखा जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन b माइनस a बाई 2 लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये इतने फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। होते बहुत फॉर्मूले हैं, लेकिन हमें फिजिक्स में इतने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कुछ डिफरेंट फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो जहाँ जरूरत होगी वो हम देख लेंगे। लेकिन ये इतनी बातें बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए।
क्लियर है? तो इतना ही पढ़ना था मुझे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। बाकी PDF मैं शेयर कर दूंगा, उसको आप डिस्क्रिप्शन से देख लेना।